देखो प्रश्न है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। एग्जाम में जब भी आएगा क्या नंबर का आएगा? 5 नंबर। आया तो 5 नंबर, दोनों भाई नहीं हो आया, ठीक है। अगर आ गया तो बनाएंगे कैसे, देखते हैं। पहले तो हल लिखेंगे। अब कहता है सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में, मतलब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया है? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले ना हम एक न समकोण त्रिभुज बना ही लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? हाँ, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और जो बचा शेष दो कोण, वो दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90। हाँ, चाहे ये दोनों जितना भी हो जाए, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 90, और एकलौता ही 90, तो 90 90 180। त्रिभुज का नियम का कोण योग गुण यही तो है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी बन गया। अब इसमें बी कोण कितना है? 90 डिग्री। तो आगे क्या कहता है? सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो ये जो होता है तिरछा वाला भुजा, जिसको डायगोनल कहते हैं, ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। नीचे वाला आधार, ये वाला लंब। तो यही कहता है कर्ण का वर्ग, मतलब एसी का वर्ग। कर्ण है एसी, एसी का वर्ग शेष दो भुजा, तो कर्ण को छोड़ करके दो भुजा बचता है, यानी लंब जो है ए बी, आधार यानी बी सी, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ये सिद्ध करके दिखाना है हमको। दिखाना है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ये आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, और यह तो सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हम कि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और जिसमें ये बी कोण क्या है? समकोण, यानी 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। जिसका कोण बी समकोण है, लिखेंगे जिसका कोण बी, कोण है ना, कोण बी समकोण है, ये भी लिख दिया। और कुछ हमारे पास नहीं दिया। अब सिद्ध करना है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। तो अब लिखेंगे यहां पर कि हमको सिद्ध करना है, कि सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, और जोड़ आधार का मतलब बी सी का स्क्वायर, ये लाना है। अब इसको अगर सिद्ध करना है ना, तो करना होगा रचना। बिना रचना किए पाइथागोरस सिद्ध ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रचना में क्या करेंगे? ये देखो समकोण है, हाँ, इसको कहते हैं समकोण का शीर्ष। त्रिभुज का शीर्ष 3 गो है, ए शीर्ष बी शीर्ष, ये समकोण वाले शीर्ष से ये जो कर्ण है ना, कर्ण पर हम लंब ढालेंगे। क्या डालेंगे? लंब डालना। लंब का मतलब इस तरफ भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री, इसका नाम दिया दी। तो रचना हम देंगे। तो हम बता रहे थे कि सिद्ध करना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय हमरा। तो ये सिद्ध करने के लिए हमको एक रचना करना पड़ेगा, बिना रचने का संभव नहीं है। तो चलो एक रचना करते हैं। तो रचना क्या करेंगे कि रचना ये करना है, यहाँ से जो समकोण वाला त्रिभुज, समकोण वाले शीर्ष से इसका जो भुजा है कर्ण, इस पर लंब डालेंगे। तो ये हुआ बी डी लंब किस पर? ए सी पर। तो यहाँ पर रचना में लिखेंगे कि बी डी लंब ए सी डाला, या ए सी पर डाला, इस तरह से लिख देना है। अब जब यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी कि ये लंब का जो शीर्ष है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज के शीर्ष से कर्ण पर लंब डालते हैं, तो मैथ में एक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं, प्रमेय यहाँ पर काम करने लगता है। तो प्रमेय क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये लंब है, लंब के दोनों ओर इस तरफ भी एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरफ भी एक त्रिभुज बन रहा है, बने त्रिभुज परस्पर दोनों समरूप भी होता है, और साथ ही साथ बड़ा वाला त्रिभुज के साथ भी समरूप होता है। कहने का अर्थ ये वाला छोटा त्रिभुज, यानी छोटका त्रिभुज की बात करें, इसे नॉर्मली नाम बोलते हैं कि ए डी बी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी के साथ समरूप होगा, ये छोटा वाला बड़ा के साथ, फिर ये छोटा वाला पूरा बड़ा के साथ, ये छोटा वाला बी सी डी त्रिभुज ए बी सी के साथ समरूप होगा। और एक होगा
कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होता है। ये एक प्रमेय है, वो प्रमेय भी सिद्ध किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उस प्रमेय की मदद लेंगे तब जाकर हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे। लिखते हैं, तो लिखेंगे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, कहां से, हाँ, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, कहां पर लंब डालें, ये समकोण का शीर्ष हुआ, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर, लंब के दोनों ओर, तो यहां पर लिखेंगे कि लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण मतलब बड़का, बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होता है। परस्पर मतलब ये छोटा से छोटा, देखेंगे, तथा परस्पर भी समरूप, समरूप होते हैं, ठीक है। अब यानी कि अब ये दोनों छोटा वाला भी आपस में छोटा छोटा समरूप, ये छोटा वाला बड़ा के साथ, ये छोटा वाला बड़ा के साथ, इस प्रमेय के मदद से समरूप हो गया। अब इतना करके दिखाना ना, अगर करेंगे तो बहुत बड़का होगा। मतलब अगर ये प्रमेय लिख दिए तो इसके अनुसार कहेंगे ये दोनों छोटा त्रिभुज समरूप है, ये छोटा वाला बड़ा के साथ, ये छोटा वाला बड़ा के साथ, ना तो सिद्ध करके दिखाना पड़ता, बहुत लंबा चौड़ा बन जाता, ठीक है। तो अब इसीलिए हम क्या करेंगे, ये कहेंगे कि ये बड़का त्रिभुज मतलब ABC, त्रिभुज ABC समरूप होगा। अब यहाँ बात आ जाता है कि यहाँ समरूप में कुछ मतलब कि सजा के लिखना पड़ता है, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, भुजा का अनुपात बराबर। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का नाम लेना होता है थोड़ा सोच समझ करके। अब देखो, अगर हम यहाँ हमको जरूरी है बड़ा से छोटा के साथ, बड़ा से, तो यहाँ से इसीलिए कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप, और दूसरा त्रिभुज का नाम सोचना पड़ेगा। देखो सोचते हैं कैसे, तो ए पर देखो कोई कोण नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। बड़का वाला की बात करें, बड़का का बी कितना है, 90 डिग्री है ना, बड़ा का भी कितना है, 90 डिग्री, और सी पर भी कोई नहीं बन रहा है। अब इसका लेना है, तब यहाँ पर 90 डिग्री वाला बीच में आया है बी पर, तो उसमें भी बीच में आना चाहिए। तो सवाल आ जाता है इसका भी ये खाली है, इसका भी ये खाली है, इसका भी, ये छोटका वाला की यहाँ ये दोनों खाली है, बड़का वाला के ए और सी खाली है ना। तो नाम अगर इधर उधर होता है तो उलट पुलट हो जाएगा। एक काम करते हैं, निकाल लेते थोड़ा रफ में, देखो कैसे, मान लेते थोड़ा देर के लिए ई कोण कितना है, एक्स, ये कितना है, ये छोटका त्रिभुज हम बात कर रहे हैं, कौन सा, नहीं चलो बड़के में बात कर लेते पहले। ये बड़ा वाला त्रिभुज में अगर ई कोण x है तो ये बीच वाला 90 है, तो छोटका वाला c है ना। तो त्रिभुज का कोण योग क्या कहता है कि तीनों कोण को जोड़िएगा तो 180 निकल। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये रफ कर रहे हैं, x प्लस ये 90 डिग्री जोड़ ये कोण c, जोड़ कोण c एगो माना हुआ है ना, तो ये अगर ये मान लिए तो c निकल जाएगा, तो बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देख काम करो, c निकालना ना है तो दोनों उधर जाएगा तो माइनस बदलेगा, 90 भी माइनस में, x में भी माइनस में, तो कोण C बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री और माइनस के x। तो कोण C का मान कितना निकलेगा, 90 डिग्री माइनस x, मतलब ये कोण हमारा कितना होगा, 90 माइनस x। ये रफ में निकालेंगे, अगर नहीं निकालेंगे तो समरूप जो करेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं, इसलिए ये निकल गया, यानी बड़का वाला में हमको तीनों कोण पता चल गया, पता चला ना। अब उसी तरह छोटकाम भी देखो, तो यहाँ पर तो दो ही त्रिभुज को अभी तुरंत बताएं, त्रिभुज में जो त्रिभुज में कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये जो एक कोण 90 है तो दूगों का जोड़ 90 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 90 पूरी जाएगा, ठीक है। अब ये भी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज बात करें ADB, तो ये बड़ा 90 है, तो ये वाला x है, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस x। जिस तरह से बड़का में ये वाला x है, ये वाला 90, तो ये 90 माइनस x, तो ये वाला x, ये वाला 90, ये वाला 90 माइनस x। यहाँ छोटकाम लिख सकते हैं इसको क्या, 90 डिग्री माइनस x। अब इसमें बात करते हैं, अब देखो ई बड़ा है 90, ई वाला 90 माइनस x, ये कितना होगा x, ये कितना होगा
ये चीज गया खोपड़ी में कि नहीं गया? कैसे निकाले? एगो निकालने उसी की मदद से तीनों में लिख दिया। अब वहां पर नाम जो लिखेंगे तो उल्टा पुल्टा हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो एगो को तो लिख लिया, इसका बात करना है। तो ए कोण पर x है, इसका भी दोनों का एक के है ना, बड़ा वाला भी वहीं पर x है, छोटा वाला भी, तो ए ले लेंगे ये। अब वो जो है बड़का का b कितना है 90, जहां छोटका का d पर 90 है, ए डी, ठीक है। तो ए लेंगे के बाद डी लेंगे। अब c कितना है, देखो इसका 90 माइनस एक्स, इसका 90 माइनस कहां पर है, b पर, तो ए डी बी आएगा, ठीक। तो ए डी बी ये आ गया। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहां से तो ए बी, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी बराबर ये बी सी डबल डबल, बी सी इसका तो बी डी, सजा के लिखो बी डी बराबर लास्ट वाला फर्स्ट से लास्ट ए सी, इसका फर्स्ट से लास्ट ए बी, ए सी बटे ए बी। अब यहां पर तीनों जब आपस में बराबर है, चुनना उसी को है जो स्क्वायर बना दे, जो क्या बना दे, क्योंकि हमें स्क्वायर में लाना है, इसमें लाना है कौन कौन, सब बराबर है, किसी को भी उठा सकते हैं यहां से। अगर ई वाला इसको लेगा, इसको इससे देखते हैं तो नहीं बना रहा, इसको इससे नहीं बना रहा। अगर ई दोनों लेते कोना कोनी गुना से नहीं बनता, इसको देखते हैं फर्स्ट लास्ट, ये ए डी को भी सुनना है, ए बी देखो ई दोनों बना देगा। अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेंगे तो ए बी गुना ए बी कोना कोनी ए बी स्क्वायर बनाएगा, उसी को यहां से उठाना है जो स्क्वायर बनाए किसी का भी, ठीक है। तो ये फर्स्ट और लास्ट को बराबर करते हैं। तो अगला चरण में हम लिखेंगे कि ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी। यहां से कोना कोनी गुना करो, ए सी को ए डी से गुना किए, ए सी इंटू ए डी या ए डी इंटू ए सी, ठीक है। तो ए डी इंटू ए सी बराबर, कुछ गड़बड़ ये गलती लिख दें, यहाँ ए बी होगा, ए बी होगा, ठीक है। तो ए बी को ए बी से गुना किया, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बना दिया समीकरण नंबर 1। यही काम फिर नीचे वाला त्रिभुज में करना है। बड़ा वाला त्रिभुज को छोटा सा समरूप करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज को फिर से लो, तो इसीलिए फिर से लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, भरकाम कोई दिक्कत नहीं, समरूप। अब इसी के अनुसार नाम लेंगे। तब ए पर इसका x है तो इसका x कहां पर है, b पर, तो b आएगा पहले, तो b, ठीक है। b पर 90, इसका 90 कहां, d पर, तो बी डी लास्ट में बचा c, तो त्रिभुज बी डी सी। जब दो त्रिभुज समरूप तो उसका भुजा का अनुपात बराबर। तो फिर से लिखो ए बी बटे बी डी, तो लिखेंगे ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे सी डी, सजा के लिखेंगे, ठीक है। बी सी बटे सी डी बराबर लास्ट वाला ए सी बटे बी सी, कोई दिक्कत, उसी को चुनो जो स्क्वायर बना दे। तो ये देखो ये वाला कोई सेकेंड और थर्ड, हाँ बी सी ये देखो बन रहा है, कोई भी एक बनना चाहिए, ये सेकेंड और थर्ड को बराबर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बी सी बटे सी डी बराबर ए सी बटे बी सी, हो गया, बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है। कोना कोनी गुना करो, बी सी को पहले इसी को लेते हैं, सी डी इंटू ए सी इंटू सी डी या सी डी इंटू ए सी, कुछ लिखो, ये बना देगा ए सी इंटू सी डी बराबर बी सी को बी से गुना किया, बी सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो एक तरफ का चीज आ जाएगा ये वाला, ठीक है, दूसरा का भी अपने आ जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहां पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ा, बाया को बाया पक्ष से दाया को दाया, ये ए डी इंटू ए सी, ये ए डी इंटू ए सी बराबर नहीं प्लस गलती हो गया, और ए सी इंटू सी डी, ये ए सी इंटू सी डी बराबर, अब ये दाया पक्ष चलते हैं, ए बी का स्क्वायर जोड़ किसका कहां चल गया, बी सी का स्क्वायर, हो गया। अब यहां से यहां तक थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कोई चीज कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए सी दोनों, तो ए सी को बाहर करेंगे, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट का इस्तेमाल, ए सी बाहर क्या बचा, ए डी जोड़, इससे ए सी बाहर क्या बचा, सी डी, हो गया। अब वहां इसको बंद, उस तरफ तो वैसे रहेगा, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या आएगा, अंदर में ये जोड़ेंगे ना तो चित्र में देखना पड़ेगा, चित्र में देखना ए डी और जोड़ सी डी क्या बन रहा है,
चित्र में आते हैं, एडी जोड़ सी डी क्या बनेगा, ये एडी है ये सी डी दोनों जोड़ देंगे तो ये सी बड़का डंटा लिख सकते हैं ना। तो ये ए सी एगो पहले से बाहर में गुना आरो दू को मिलके ए सी अब बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर हो गया। अब ए सी गुना ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर हो गया। यही तुलना है, यही हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड पी आर ओ बी डी, कोनो दिक्कत नहीं। प्रश्न है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वलय किसको कहते हैं। ठीक है, तो वलय जैसे कि पाइप होता है, ठीक है, पाइप होता है मोटा मोटा, तो पाइप का कुछ किनारा जो होता है अंदर में तो खोखला होता है लंबा, ठीक है, बना के दिखाते हैं, ये ऐसे करके कुछ होता है और ये वाला पोर्शन उसका मोटाई कहलाता है। क्या कहलाता है, अंदर से मान लेते हैं कि लंबा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरह से तो ये इसका मोटाई हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये मोटाई हो गया। यहाँ से अगर पाइप में देखें जो मोटाई होता है, इसे इतना मोटा हो गया, तो मोटा होता है तो वहां पर एक जो केंद्र से नापेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या अलग होगा और बाहर लेके जाएंगे तो उसका त्रिज्या अलग होगा। तो ये इसी तरह, इसी को हम कहते हैं वलय। क्या कहते हैं, वलय। ये हो गया वलय। ठीक है, तो किसी वलय, तो एक बात और याद रखना है, वलय में दो वृत्त होता है। कितना, दो वृत्त, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, दोनों का केंद्र एक ही होता है। एक केंद्र से अंदर के परिधि तक का दूरी, एक केंद्र से बाहर के परिधि तक का दूरी। तो वलय में कितना वृत्त होगा, दो, एक अंदर का एक बाहर का। ठीक है, तो किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या 23 सेंटीमीटर, बाहरी मतलब यहां से लेकर के यहां तक, तो ये कितना है हमारा 23 सेंटीमीटर, और भीतरी कितना है 21 सेंटीमीटर है ना, ये भीतर से भीतर हो गया। हाँ। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वलय तो इतने न है, ये तो खोखला है। क्षेत्रफल का अर्थ होता है जो जगह छेके, तो जगह तो मोटा ये छेक कर रखा हुआ है ना। जो पाइप होता है लंबा इतना मोट गोल है, तो ये अगर ऐसे गोल होगा, ऐसे करके पूरा गोल, तो ये तो हमारा क्या बनेगा, चारों बगल का यही न वलय होगा, यही न जगह छेका। अंदर से तो खोखला है, अंदर से क्या है, खोखला, उसी से पानी आता जाता है। तो ये मोटाई का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, अब देखते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर यहां से यहां तक बात करें, ये जो पूरा वृत्त है, इसमें अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पता चलेगा ना पूरा कितना जगह है। हाँ, बहुत आसान है, पूरा का निकाल करके, पूरा का निकाल के, और ये जो है इतना छोटा वाला निकाल लेंगे। पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर छोटा का, दोनों को माइनस करेंगे। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो उसमें छोटा का भी क्षेत्रफल आ जाता है। उसमें से कैंची लेके बीच वाला काट के निकाल लेते हैं तो सिर्फ इतना ही पार्ट तो बचेगा। जैसे कागज का कैसा बना लेते हैं, उसमें दो गो बना देंगे, बीच से काट के निकाल लेंगे, सिर्फ इतना ही जगह नहीं बचेगा। तो मतलब बड़ा का क्षेत्रफल में से ये छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो दो ठो है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त। तो पहले लिखते हैं हल, यहाँ पर दे देते हैं। ठीक, तो बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, तो बड़का वृत्त है तो बड़का आर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये कितना हो गया 23 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसमें छोटका आर का इस्तेमाल करते हैं। तो छोटी आर हमारे पास कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है वलय का क्षेत्रफल, डायरेक्ट निकालें, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर, वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखना है आगे हमें कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो या छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला कहीं पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज बदलेंगे, बड़का में हम बड़ की आर का इस्तेमाल किए हैं, किया नहीं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा, छोटका में छोटके, और माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल
वही वाला छोटा r। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई। r दोनों का मान अलग अलग है, यहाँ पर r है 23, यहाँ पर r है 21, पाई का मान दोनों जगह बराबर होगा। तो पाई को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पाई को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा r स्क्वायर और यहाँ भी क्या बचेगा, r स्क्वायर, यानी बड़की r का स्क्वायर माइनस छोटकी r का स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है ना, इंटू r स्क्वायर किसका है, बड़ी वाली, तो बड़ी वाली r कितना है 23, तो ये 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर, तो इसको 23 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर हो गया। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लेते हैं, तो 23 गुना 23, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 9 6 6 12 2 4, 529, 500, तो 22/7 इंटू 529, 21 का स्क्वायर होता है 441 हो गया। अब अंदर में माइनस करते हैं, तो 22/7 इंटू 9 में से 1 गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और 4 4 खत्म हो गया, तो क्या आ गया कि 22/7 गुना 88 हो गया। कटेगा नहीं, 88 गुना 22 करते हैं, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रफ कर लेते हैं कि 88 गुना 22, तो 8 दूनी 16, 8 दूना 16 17, फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 6 7 6 13 3, 7 1 8 1 9, 1936 कितना आ गया, तो हमारे पास आया कि 1936/7, 7 से रफ में भाग देंगे तो ठीक है। तो 1936 और भाग किससे करेंगे, 7 से, तो 7 दूनी 14 कट गया, 9 में से 4 गया 5 53, 7 7 49, 13 से 4 9 गया तो 4 ये कट गया, 3 उतरा, 7 6 42 कट गया, 3 में से 2 16, 7 दूनी के कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर गड़बड़ उतारे, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, भाग में गड़बड़ कर दिए, 7 दूनी 14 यहाँ खिलाया, 9 में से 4 गया 5, 3 उतरा, 7 7 49 और 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 6 आएगा, और 7 6 42 कट गया, 6 में से 2 गया 4, अब नहीं लगा पॉइंट देते हैं 0, 7 5 35, 7 5 35 और 10 में से 5 गया 5, पॉइंट है तो 0 आइबे करेगा, कटिए जाएगा, और 7 7 49 आप छोड़ देते हैं, ठीक है, 276.57, तो इसको काट के 276.57 क्या हुआ 8, क्या 8 मतलब 8 कैसे लेंगे, 3 अंक रहा तो अगला, तब ना अगला अंक एक पता करेंगे तब ना, तो ये कितना आ गया बराबर 276.57 क्षेत्रफल निकाले है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। प्रश्न है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 है, ठीक है। तो हल देख लेते हैं, सवाल बहुत आसान है, त्रिभुज का शीर्ष दिया था, एक त्रिभुज बना लेते हैं ये, तब इसका निर्देशांक भी दिया है ABC, लिखियो लेते हैं ABC नाम दे दिया, ए का निर्देशांक मान लेते हैं कि -5, -1, ये पहला, दूसरा है बी, तो बी यहाँ लिखा है 3, -5, और सी का 5, 2 हो गया। अब इसका क्या करना, क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे आसानी से, ठीक है, सब चीज लिख दिया ना। अब इसका सूत्र लगाना है, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3 प्लस लगाएंगे, फिर x2 देंगे, फिर y3 माइनस के y1 बंद करेंगे, फिर x3 देंगे इंटू y1 माइनस के y2 बंद करेंगे, बाकी भी बंद करेंगे, कुछ नहीं है, बस सबको बैठा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, चित्र बना दिए सब चीज आ गया। अगर चित्र नहीं बनाते हैं तो सब लिख देते हैं, माना बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु बी, बिंदु सी, अब हमने इस बार क्या किया है, चित्र बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो और क्या, और यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, ये मदद के लिए x1 x2 x3 लिख लेंगे, बैठाने मान क्या होता है, आसानी होता है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा
x1 बराबर x2 बराबर x3 तीन को है। उसके बाद ये तीनों लिखेंगे, इधर भी लिख लेते हैं y1 y2 y3, क्योंकि इसमें तीन को नाम है। बार बार देखने से क्या होता है, उलट पुलट हो गया, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ सवाल गलत हो जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाता है, नहीं होता। अब देखो ये x1 कितना है -5, पहला मान सबका x का 1 2 3 करके -5, x2 कितना हो गया 3, ये सब बढ़िया से लिखना है। x3 कितना हो गया 5, बस इतना चीज अच्छा से लिख लेंगे, और ना जिसको आता है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं y1 कितना हो गया -1, y2 कितना हो गया -5 और y3 2 हो गया, कोई ना दिक्कत। अब इसमें मान बैठा दो, फटाक से आ जाएगा। तो 1/2 तो वैसे रहेगा, इंटू x1 कितना है देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 इंटू y2 कितना है, फिर से -5, फिर एगो माइनस है, y3 कितना है 2, तो 2 लिख देना। इसको बंद करना है, प्लस लगाना है, फिर कहा x2 लाइए, x2 कितना है 3 इंटू y3 कितना है y3 है 2 माइनस है, y1 कितना है -1, तो -1 दोनों माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट हम प्लस यूज करेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा 1, बंद किया, फिर प्लस है x3 लगाया, तो x3 का मान 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे, y1 का मान -1 हो गया, माइनस लगाया, y2 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा यहाँ पर डबल चिन्ह, तो हो गया, कोई दिक्कत। इसको बंद किया, बस हल करते चले जाना। तो 1/2 ऐसे रहेगा इंटू -5, अंदर में माइनस माइनस प्लस, 5 2 7, वो भी माइनस का, तो माइनस का 7 आएगा, प्लस 3 इंटू अंदर में 2 1 3 हो गया, प्लस लगाएंगे 5 देंगे, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हुआ घटेगा, तो 5 में से गया 4, बंद किया। अब फिर से ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, अब एगो एगो करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, और 7 5 35 प्लस 3 तिया 9 और प्लस 5 चौके 20 हो गया। अंदर में सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो बराबर 1/2 इंटू, तो 5 9 14, 14 के 4 हासिल 1 और 2 3 5 5 164, कितना हो गया। ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 1/2 गुना 64 और 2 से कटेगा 32 बार में, तो हमारे पास आएगा 32। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्ग में, वर्ग, और इसमें मात्रक लगाते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं मात्रक, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग मात्रक, इसका ये यूनिट चलता है निर्देशांक ज्यामिति में, वर्ग मात्रक लिखना है।